आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रमन दिल्ली में प्राइवेट फर्म में नौकरी करता था। आज जब ऑफिस आया तो कुछ अनमना सा था। किसी काम को करने की इच्छा नहीं हो रहे थे। ऑफिस 7 बजे तक खुला रहता था। जब ऑफिस से निकलने वाला था कि घर से फोन आया। रमन की बहन सरला, वो बहुत रो रहे थे। क्या हुआ सरला, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? रमन का दिल बैठा जा रहा था। भैया भैया जल्दी आ जाओ, पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या? रमन चीख पड़ा। कब, कैसे? रमन ने पूछा। अभी थोड़ी देर पहले सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर के आते आते उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने सीरियस हार्ट अटैक बताया था। मैं आता हूं, रमन ने कहा। ऑफिस से घर पहुंचकर उसने जल्दी सामान पैक किया। उसके रूममेट ने पूछा तो उसने पूरी कहानी बताई। छुट्टी का आवेदन समर को पकड़ाया। फिर ऑटो बुलाकर निकल पड़ा बस स्टैंड की ओर। शाम से ही बारिश के आसार थे। काले बादल आसमान में घुमड़ रहे थे। हवा और बादलों का खेल चल रहा था। 8:30 बज गए थे। बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते अचानक अंधेरा छा गया। बिजली कड़कने लगी और शाम से लुका छुपी करते बादल बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बरसाने लगे। शहर की बिजली गुल हो गई। बस स्टैंड पर दुकान लगाने वाले अपनी दुकान समेट भाग निकले। बस 4-6 यात्री ही बस स्टैंड पर थे, जिन्हें इस समय बहुत ज़रूरी था अपने मंजिल पर पहुंचना। एकदम सुनसान डरावना माहौल लग रहा था। रमन अपने पिता के ख्यालों में खोया था। सबसे छोटा था। माँ छोटी उम्र में ही हम सभी को पिताजी की गोद में डाल भगवान को प्यारी हो गए थे। पिताजी ने माँ और पिता दोनों बनकर हमारी परवरिश की। 2 भाई और 1 बहन थे हम। पिताजी रमन को बहुत प्यार करते थे। रमन पढ़ने लिखने में होशियार था, जबकि बड़ा भाई गलत संगत में रहकर अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था। पिताजी ने उनकी शादी कर दी, ये सोचकर कि बहू आ जाएगी तो शायद बुरे दोस्त और बुरी संगत छूट जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें भाभी के आने के बाद भी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हुआ। पढ़ाई पूरी होने के बाद रमन को नौकरी मिल गई और रमन दिल्ली आ गया। अभी वो विचारों के समंदर में गोता ही लगा रहा था। बारिश जोरों से हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पानी पूरा शहर ही निगल लेगा। तभी बस की तेज रोशनी और कर्कश हॉर्न की आवाज से वो हड़बड़ाकर अपने पिता के विचारों से जागा। एक बस उसके सामने खड़ी थी। अब कोई बस नहीं आएगी, कंडक्टर चिल्लाया। ये 23 नंबर वाली बस है क्या, भरतपुर जाएगी? रमन ने पूछा तो इस पर कंडक्टर ने कहा, हाँ आओ बैठ जाओ। जिसके बाद रमन उस बस में चढ़ गया। अंधेरा घुप था। कुछ यात्री पहले से बैठे थे बस में। बस चलते चलते रात के 10 बज चुके थे। बारिश रुकी नहीं थी। सब जगह बिजली गुल थी। अंधेरा होने की वजह से रास्ता भी सही से दिख नहीं रहा था। उसने सोचा कि अब तो रात के 12 बजे के बाद ही पहुंच पाऊंगा। रमन एक यात्री के पास बैठ गया। उस यात्री ने रात को भी काला चश्मा लगाया हुआ था। रमन ने सोचा कि ये कैसा आदमी है, रात को भी चश्मा लगाकर बैठा है। रमन ने उससे पूछा, भाई साहब आप कहाँ जाओगे? उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में कंडक्टर रमन के पास आया। रमन ने भरतपुर तक टिकट बनाने को कहा तो वो चौंक गया। कंडक्टर के हाथ खून से सने हुए थे और उन हाथों में उसके बहुत ही लंबे लंबे नाखून थे। मुंह पूरा जला हुआ था।
आंख नहीं थे। रमन की हालत खराब हो गई। डर से थर थर कांपने लगा। वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रहे थे। उसने पलट कर देखा, सभी यात्री उसकी ओर बढ़ रहे थे। सबके चेहरे बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहे थे। किसी की आंख तो किसी का एक हाथ गायब था। बड़ा ही डरावना नजारा था। अचानक भयानक हंसी गूंजी और वो कंडक्टर गुर्राया, अब तुम भी हमारे साथ शामिल हो गए। अचानक रमन को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे खींचकर उसे जोर से बाहर ढकेल दिया हो। कुछ देर बाद रमन की आंख खुली तो वो सड़क के किनारे पड़ा था। उसका पूरा शरीर कीचड़ में सना हुआ था। हालांकि बारिश थम चुके थे, मगर रास्ते पर पूरा कीचड़ फैल चुका था। उसका सिर बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। वो उठने लगा तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे सहारा देकर उठा रहा हो, मगर कौन ये पता नहीं था, क्योंकि वहां उसके अलावा और कोई दिख नहीं रहा था। उसका सिर बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। रात की घटना को सोचकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अभी भी सही सलामत है। कैसे चलती बस से उसे ये बाहर कौन ले आया, और ये यहाँ सड़क पर इस तरह से बेहोश क्यों पड़ा हुआ था। तभी वहां पर पीछे से एक कार गुजरी। उसने बैठे व्यक्ति को जब रमन को सड़क के किनारे बैठा देखा तो कार वहीं रोक दिया। रमन उठकर उस कार के करीब जाने लगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो कि आगे मत जाओ, मगर रमन उस आवाज को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गया। रमन ने उस कार वाले के पास जाकर सिर नीचे झुकाकर खिड़की से देखते हुए कहा, भाई साहब, मुझे भरतपुर जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? तो इस पर कार में बैठे उस शख्स ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, आइए बैठिए। रमन उस कार में बैठ गया। रमन को अभी भी कुछ फुसफुसाने की आवाज आ रहे थे, जैसे कि वो अभी कार से उतर जाए, मगर वो उन आवाज़ों को नज़रअंदाज किए जा रहा था। कार भरतपुर की तरफ आगे बढ़ने लगी। तभी ड्राइवर ने रमन की तरफ देखा और पूछा, आप इस रास्ते पर क्या कर रहे थे? ये रास्ता तो रात को सुनसान रहता है, यहाँ अकेले आप और इस तरह से कीचड़ में सने हुए। तो इस पर रमन ने पूरी बात बताई। रमन की पूरी बात सुन उस आदमी ने कहा, दरअसल आज से कुछ ही महीने पहले उस 23 नंबर बस और एक कार, दोनों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि दोनों गाड़ियां आपस में टकराते टकराते वो जो सामने वाली बड़ी सी खाई है ना, बस वहीं से नीचे गिर गई। दोनों गाड़ियों के अंदर जितने भी लोग थे सारे मारे गए। हालांकि कार वाला तो सिर्फ एक ही था, मगर बस में जितने भी यात्री थे वो सारे, जैसे ही बस नीचे गिरी तो बस में एक्सप्लोजन हो गया, मतलब कि ब्लास्ट, और सारे लोग मारे गए, कोई भी नहीं बचा। कहते हैं कि उनकी लाशें भी नहीं मिली। और फिर तभी से इस रास्ते पर वो जो 23 नंबर बस है वो हमेशा चलती रहती है। कहते हैं कि उस बस में जो भी चढ़ा वो आज तक कभी उतर नहीं पाया। आप बड़े ही खुशनसीब हो जो आप बच गए। इस पर रमन ने उस आदमी से पूछा, तो वो जो कार थी उसमें भी कोई नहीं बचा? नहीं, कोई नहीं बचा। उसका सबूत मैं हूँ। ये आवाज सुन रमन जैसे ही उस आदमी की ओर पलटा तो उसका चेहरा देखकर रमन की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उसका चेहरा भी उन बस यात्रियों की तरह ही पूरी तरह से जला हुआ था। रमन समझ गया कि 23 नंबर बस के साथ जो कार हादसे का शिकार हुई थी वो यही कार थी और उसमें बैठा शख्स वो यही था।
रमन को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चलती गाड़ी से कूदना चाहता था मगर गाड़ी का दरवाज़ा लॉक था। तभी रमन ने सामने सड़क पर देखा तो उसने जो देखा वो देखकर उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। सामने सड़क पर रमन के पिताजी खड़े थे। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया। उसने गाड़ी को एक तरफ मोड़ा और जैसे ही गाड़ी पेड़ से जा टकराई, रमन तुरंत ही गाड़ी से उतरकर वहां से भाग निकला। रमन को अब समझ आ गया कि वह आवाज़ किसकी थी। वो उस बस से कैसे निकल पाया और वो आवाज़ यानी कि वो कौन था जो रमन को उस कार में बैठने के लिए मना कर रहा था। इन सारे सवालों का जवाब रमन को मिल चुका था। खैर, वो जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। वहां अपने पिताजी की लाश को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। खैर, अगले ही दिन उसके पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रोहित और उसका दोस्त अजय घूमने के लिए कुल्लू मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वो सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वो दोनों अपने होटल की ओर जा रहे थे तभी अचानक मौसम खराब हो गया। खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। रोहित और अजय ने सोचा कि अपने होटल तो आज नहीं जा सकते, इसलिए यहीं आसपास किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सकें। काफी समय बीत जाने के बाद उन दोनों को एक बूढ़ा आदमी दिखा। रोहित ने अपनी कार रोककर उससे होटल का रास्ता पूछा। बुढ़े ने एक इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। रोहित बुढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन दोनों को एक होटल दिखाई दिया। रोहित और अजय ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जाकर उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी दे दी। रोहित और अजय चाबी लेकर कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 302। रोहित और अजय चाबी लेकर कमरे की ओर चल रहे थे। होटल के हर मंजिल पर चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पर था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उन्हें तो बस एक रात ही गुजारनी थी, इसलिए वो लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उस कमरे में तो काफी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ हो और वहां ना पीने का पानी था और ना ही कुछ खाने को रखा हुआ था। रोहित ने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। वो नहाने के लिए बाथरूम में गया। उसने नल चलाया तो उसमें से खून निकलने लगा। ये सब देखकर रोहित बहुत डर गया। वो तुरंत बाहर निकला और वहां पर रखे फोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं। डरावनी सी हंसी के बाद कॉल कट गया। उसे सुनकर रोहित और भी ज्यादा डर गया। उसने तुरंत बाद ही वापस उसी फोन पर कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। रोहित ने जवाब दिया, यह आपने हमें कैसा कमरा दिया है? ना तो यहाँ पर पीने का पानी है और ना ही नहाने का। हर नल से बस पानी की जगह खून निकल रहा है। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी यहाँ आइए और ये सब ठीक करिए। होटल के स्टाफ ने सारी बात सुनी
और इस बात की माफी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। इस पर राहुल ने जवाब दिया, कमरा नंबर 302 है शायद। इतना सुनते ही स्टाफ डर गया और डरते हुए रोहित से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं? रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, क्या मजाक कर रहा है? आप ही ने तो दिया था इस कमरे की चाबी हमें। आप ही लोगों ने तो हमें इस कमरे में भेजा है। स्टाफ सहमी सी आवाज में बोला, सर जितना जल्दी हो सकता है उस कमरे से आप लोग बाहर निकलिए और नीचे आइए। रोहित ने इस पर पूछा, क्यों, क्या बात है? स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप लोग वहां से बाहर निकल जाइए, वो आपकी जान को उस कमरे में बहुत खतरा है। इतना सुनते ही रोहित और अजय कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोहित ने पूछा, कौन है? बार बार पूछने पर भी कोई आवाज नहीं आई। तभी उस रूम की लाइटें चली गईं। रोहित और अजय अब समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों काफी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी से फिर से सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फोन पर कॉल आया। रोहित ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं? इस पर रोहित ने जवाब दिया, कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया जो बोल रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने रोहित से कहा, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना, अगर आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही रोहित और अजय दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने के लिए ऊपर आ रहे हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज आई, सर हम लोग आए हैं, आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। साथ में कुछ और लोगों की भी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए रोहित और अजय ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का ही स्टाफ था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहां से जल्दी नीचे आ गए। रोहित ने काउंटर पर देखा, पर वहां पर कोई तीसरा स्टाफ था जिसने रोहित को चाबी दी थी, वो कहीं नहीं दिखा। ये सारी बातें रोहित ने वहां के लोगों को बताई। उन लोगों ने रोहित से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 302 के बाथरूम में उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तब से उसी की आत्मा इसी होटल में भटकती रहती है, पर वो बस उन लोगों को ही परेशान करती है जो कमरा नंबर 302 के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कमरे की चाबी कैसे मिल गई। तभी स्टाफ के एक सदस्य ने मैनेजर से कहा, सर आज उसकी मौत की 3री वर्षगांठ है, शायद इसलिए वो ये सब कर रहा है। रोहित और अजय की किस्मत अच्छी थी जो कि वो लोग बच गए। मैनेजर ने होटल में ठहरे सभी यात्रियों से उस रात को सतर्क रहने को कहा। रोहित और अजय अब सारी बातें समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहां रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चल दिए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। पिछले साल की बात है। हर्षित और उसका पूरा परिवार हिमाचल की वादियों में घूमने निकले थे। वो लोग अपनी कार से जा रहे थे तो उनको वहां पहुंचने में तकरीबन 2 दिन का समय लगता। पहले दिन का सफर लगभग खत्म होने को था। रात के 10 बज रहे थे तो उन लोगों ने एक होटल में रुकने का फैसला किया। वो लोग एक होटल में रुक गए। उस होटल के पीछे एक शमशान था जहां पर रात को 11 बजे के बाद जाना वर्जित था। वो लोग इतना लंबा सफर किए थे इसलिए थक गए थे, लेकिन हर्षित के बड़े भाई को तो घूमने का मन था। वो चाहते थे कि उसका पूरा परिवार रोड पर घूमने के लिए चले, लेकिन हर्षित के पिता ने मना कर दिया। तो हर्षित के बड़े भाई ने कहा, आप लोग जाने दीजिए, मैं और हर्षित घूम आते हैं। हर्षित ने भी हामी भर दी।
वो दोनों रोड पर घूम रहे थे। रात के 11:30 बज चुके थे। तभी हर्षित के बड़े भाई ने कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए। हर्षित ने भी कहा ठीक है। जब वो लोग होटल की तरफ पहुंचे तभी उन्हें पीछे वाले शमशान से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। हर्षित ने तो मना कर दिया, लेकिन उसके बड़े भाई नहीं माने। वो बोले, नहीं, हमें चलकर देखना चाहिए, हो सकता है किसी को मदद की जरूरत हो। इसलिए हर्षित ने कहा, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपका यहीं पर इंतजार करता हूं। हर्षित के बड़े भाई ने ठीक है कहा और फिर ये कहने के बाद वो शमशान की ओर निकल गए। उन्हें गए हुए बहुत समय हो गया, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। तो हर्षित को चिंता होने लगी, तो वो भी शमशान की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे उसके बड़े भाई के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर उस ओर गया। उसका भाई उसे मिला तो सही, लेकिन उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसके हाथ की कलाई कट गई थी। वो उसे उठाकर होटल की तरफ बढ़ रहा था। वो जब होटल पहुंचा तो सब लोग सो गए थे। उसने सबसे पहले माँ को उठाया और उन्हें भाई की हालत बताई। माँ ये सब सुनते ही बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसने कहा, मैंने मना किया था रात को 11 बजे के बाद शमशान में मत जाना। इस पर हर्षित ने कहा, माँ मैंने तो भाई को मना किया था, लेकिन वो बोल रहा था कि उससे आवाजें आ रही है। माँ ने तुरंत पापा को उठाया और भाई को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, हमने पट्टी बांध दी है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। ये सुनते ही सबकी जान में जान आई। कुछ देर बाद जब हर्षित के बड़े भाई को होश आया तब सबने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम वहां पर क्यों गए और ये सब कैसे हुआ। तब हर्षित के बड़े भाई ने बताया कि मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मुझे चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं जब वहां पहुंचा तो कोई नहीं था। मैंने इधर उधर ढूंढा। तब कुछ समय बाद पता नहीं कहां से मेरे सामने सफेद साड़ी में एक औरत आ गई। उसे एकाएक देखकर पहले तो मैं डर गया, लेकिन उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस समय यहाँ क्या कर रही हो। उसने बड़ी खौफनाक आवाज में कहा कि मैं तुम्हारी मौत हूं। और ये सुनते ही मैं डर गया। मैं वहां से भागने लगा। तभी वो मेरे सामने आ गई और मेरी कलाई पर धारदार चाकू से मारा और मैं वहीं गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। ये बातें सुनकर सबसे पहले तो सब लोग चौंक गए। उसके बाद कहा कि अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें जल्दी से यहाँ चलना चाहिए। जैसे तैसे उन लोगों ने वहाँ रात बिताई और सुबह होते ही वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।